हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 अपना, यानी कि जगत, जंतु जगत या प्राणी जगत, जिसमें मैं आपको पादप जगत या फिर जंतु जगत के बारे में बता रही थी, जिसको प्राणी जगत भी बोलते हैं। तो मैंने प्राणियों के वर्गीकरण का आधार आपको बता दिया था, उसमें बता दिया था कि कितने संघ में डिवाइड किया हुआ है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो चैप्टर है आपका, ये आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैप्टर को समझ लेते हैं अच्छे से, तो उसके बाद आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे अच्छे से। फिर आपको बाकी चीज़ों में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने 11 संघ आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संघ है आपके, क्योंकि जो पूरी बायोलॉजी होती है वो पादप जगत और जंतु जगत पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम जंतु जगत के बारे में बात कर चुके थे। जंतु जगत में हमने पहले ये देख लिया था कि जो ये जितने भी संघ थे, पॉरीफेरा हो, चाहे वो नाइडेरिया, सीलेंट्रेटा हो, टीनोफोरा हो, प्लेटीहेल्मिन्थीज हो, और प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा संघ तक के जितने भी संघ थे, हम ये जान चुके थे कौन से बहुकोशिक टाइप के होते हैं, कौन से किस में अंगतंत्र पाया जाता है, किस में अंगतंत्र का स्तर पाया जाता है, कौन से ऊतक स्तर वाले होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जान रहे थे कि इनका जो अंग तंत्र है वो किन बेसिस पे या फिर किन बेसिस पर इनके फर्स्ट टू 11th टर्म इनको दिखाए गए हैं, यानी किस तरीके से सीरीज वाइज रखे गए हैं। जैसे कि पादप जगत में सब सीरीज वाइज थे, कि जिसमें जिस पादप में तना व पत्ती नहीं पाए जा रहे थे वो फर्स्ट में आ रहे थे, फिर जिनमें पाए जा रहे थे वो सेकंड में थे। इस तरीके से जिस तरीके से उनकी सीरीज बनी हुई थी, ऐसे ही इन सारे संघों की सीरीज बनी हुई है। तो हम जब सीरीज की बात कर रहे थे तो हमने पढ़ लिया था, सबसे पहले पढ़ा था हमने थी कि जो अंग तंत्र था उसमें खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने दूसरी चीज जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी सम्मिति, यानी कि सिमिट्री, कि सिमिट्री के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था। तो हमने 3 सम्मिति पढ़ी थी, एक असम्मित एसिमिट्री, दूसरी हमने अरीय सम्मिति यानी कि रेडियल सिमिट्री पढ़ी थी, तीसरी पढ़ी थी हमने द्विपार्श्व सम्मिति। ठीक है, सम्मिति में हमने क्या देखा था कि जो फर्स्ट वाली थी असम्मित प्राणी थे, वो ऐसे प्राणी थे जिनको 2 बराबर भागों में काटने पर वे बराबर भाग में नहीं बंटते थे। फिर दूसरी आती थी अरेसम्मित प्राणी, यानी कि ऐसे प्राणी जिनको 2 बराबर भागों में काट दिया जाता था, जिसके एग्जाम्पल थे सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तीसरी थी द्विपार्श्व समिति, यानी कि ऐसे प्राणी जिसको 2 बराबर भागों में बराबर काटा जाता था, जिसका एग्जाम्पल था मनुष्य। उसको मैंने आपको पाई डायग्राम दिखाया था उस तरीके से। अब इनमें जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है इनका द्विकोरिक व त्रिकोरिक संगठन इनका, कि ये द्विकोरिक और एक त्रिकोरिक संगठन पाया जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन होता क्या है, उसके आधार पर जंतु को किस तरीके से उनकी सीरीज बनाई गई है, यानी कि कौन से संघ में आते हैं इनके आधार पर ये जंतु। तो जो द्विकोरिक और त्रिकोरिक संगठन होते हैं, द्विकोरिक को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक और त्रिकोरिक को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भ्रूणीय स्तर का जो संगठन होता है, ये एक भ्रूणीय स्तर का संगठन होता है। द्विकोरिक और त्रिकोरिक जो संगठन होता है भ्रूणीय स्तर, यानी कि हमने जनन पढ़ा था, स्टार्टिंग में हम जनन पढ़ चुके थे। हम कौन कौन से जनन पढ़ चुके थे? हमने लैंगिक जनन पढ़ा था और हमने अलैंगिक जनन पढ़ा था। लैंगिक जनन में हम क्या देख रहे थे कि एक जनक की आवश्यकता थी। अलैंगिक जनन में हम क्या देख रहे थे कि 2 जनक की आवश्यकता थी। उसमें क्या था, नर और मादा पाए जा रहे थे। नर और मादा आपस में फ्यूजन करके युग्मनज बना रहे थे। युग्मनज में क्या था कि युग्मनज में जो कोशिकाएं बन रही थी, कोशिकाएं जो बन रही थी 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 8 से 16 से 32, इस तरीके से कोशिकाएं बन रही थी। इस तरीके से जो कोशिकाओं को जो समूह होता है उसको बोलते हैं भ्रूणीय स्तर। ठीक है, जो कितनी भी हो सकती है, यानी कि जो द्विगुणित होती है। आप 2 की मल्टीप्लाई करते चले जाइए, 2 की मल्टीप्लाई आप जैसे जैसे करते चले जाएंगे उसी हिसाब से वो आपकी बनती चले जाएंगी, यानी कि 2 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से वो इस तरीके से बनती चली जाती है कोशिकाएं। ये कोशिकाओं का एक समूह होता है। ठीक, जो किस में बनती है, जो भ्रूण के निर्माण में बनती है ये कोशिकाएं। अब बात हो चुकी कि ये भ्रूणीय स्तर का संगठन होता है, जिसमें कोशिकाएं को समूह से बनते हैं। कोशिकाओं के समूह, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं, जो युग्मनज में जो कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, अब ये कोशिकाएं जो होती है एक व्यवस्थित क्रम में बढ़ जाती है, जिससे स्तर का निर्माण होता है। एक व्यवस्थित क्रम में बढ़ जाती है जिससे स्तर का निर्माण होता है। या फिर ऐसे प्राणी जिनके भ्रूण में सिर्फ 2 भ्रूणीय स्तर बनते हैं, एक बाह्य त्वचा और दूसरी अंतस्त्वचा, ऐसे प्राणियों को द्विकोरिक प्राणी कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा। यानी कि पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा जो है ये हमारे द्विकोरिक प्राणी हैं। पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा कौन से? आपके पहले और दूसरे संघ के जो जंतु हैं, ये आपके द्विकोरिक हैं। ठीक है, अब आता है आपका, अब एग्जाम्पल देखते हैं द्विकोरिक संगठन का। ये मैंने एक डायग्राम बना हुआ है, ये इसमें कोशिकाओं का समूह है इस तरीके से, बीच में एक खाली स्पेस है, ये इस तरीके से यहाँ पे कोशिकाएं। तो ये द्विकोरिक संगठन है कोशिकाओं का।
ठीक है। इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट को बोलते हैं बाह्य त्वचा एक्टोडर्म, अंदर वाली को बोलते हैं अंतस्थ त्वचा एंडोडर्म, और जो ये खाली गैप है इसको बोलते हैं मीजोगेलिया। ठीक। अब उसके बाद ये दूसरा वाला जो बनाया मैंने आपका, ये त्रिकोरिक संगठन का डायग्राम है आपका। जो त्रिकोरिक संगठन है इसमें जो ये भी आपके कोशिकाओं का समूह है एक, इस कोशिकाओं के समूह में क्या पाया जाता है, इसमें भी बाह्य त्वचा पाई जाती है एक्टोडर्म, एक अंतस्थ त्वचा होती है एंडोडर्म, लेकिन इसमें जो बीच में इसमें यहाँ पे भी कोशिकाएं पाई जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं द्विकोरिक में यहाँ पे कोई कोशिका नहीं पाई जा रही, यहाँ पे खाली स्पेस है जिसको मीजोगेलिया बोल रहे हैं। इसमें आप देखेंगे डायग्राम में कि इसमें बीच में जो खाली स्पेस है इसमें भी मध्य त्वचा पाई जा रही है, यानी कि मीजोडर्म। ये होता है त्रिकोरिक संगठन, यानी कि जिसमें तीनों त्वचाएं पाई जाती हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में एक तीसरा स्तर मध्य त्वचा आ जाए वो त्रिकोरिक प्राणी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा संघ के जंतु, यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज कौन सा आपका 4th से लेके 11 तक जितने भी जंतु में तीसरा मध्य स्तर पाया जाता है, बाकी सब में 2 स्तर पाए जाते हैं, पोरीफेरा टू सिलेंट्रे, पोरीफेरा टू टीनोफोरा, इसमें बाकी 2 स्तर पाए जाते हैं, यानी कि द्विकोरिक संगठन पाया जाता है, और प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा तक त्रिकोरीय स्तर पाया जाता है, यानी कि तीनों त्वचाएं पाई जाती है। अब आता है तीसरा प्रेगुहा, यानी कि समिति के बारे में बात कर चुके थे, यानी कि जो जंतु थे उनके परिसंचरण तंत्र के बारे में बात कर चुके थे, उनकी समिति के बारे में बात कर चुके थे, सिमिट्री के बारे में, उनका संगठन देख चुके थे, संगठन किस टाइप का होता है उस हिसाब से वो किस तरीके से डिवाइड किए हुए हैं, कि जिनमें जो द्विकोरिक संगठन है उसमें आ रहे हैं पोरीफेरा और टीनोफोरा तक, और जो त्रिकोरिक संगठन उसमें आ रहे हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज से कॉर्डेटा संघ तक। अब आता है प्रेगुहा, जिसे बोलते हैं सीलम। अब ये क्या होता है, जो प्रेगुहा होती है ये होती क्या है, ये हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी होती है, एक ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में एक आहार नाल होती है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे एक ह्यूमन बॉडी का एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें ये आहार नाल है। आहार नाल जो होती है उसी में गुहा पाई जाती है और उसी में एक मीजोडर्म पाया जाता है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से भी कह सकते हैं कि शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच गुहा एक प्रमुख आधार है। हमारी जो ये शरीर भित्ति है और इसमें जो ये आहार नाल है इसके बीच में गुहा जो होती है एक प्रमुख आधार है। इन्हीं की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति भी एक वर्गीकरण का आधार मानी जाती है। मनुष्य का जो वर्गीकरण होता है इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ही होता है। कुछ प्राणी जो हैं, यानी कि जो 11 प्राणी हमारे संग बताए गए उनमें कुछ में आहार नाल नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ में आहार नाल पाई जाती है, तो उसी हिसाब से वो संघ में डिवाइड हुए हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इनका वर्गीकरण का आधार क्या है, कि इनमें एक मीजोडर्म होती है। मीजोडर्म ये रही है यहाँ पे, मीजोडर्म से आच्छादित, यानी कि जो मीजोडर्म से जो जुड़े हुए हैं, जो शरीर गुहा होती है उसको बोलते हैं प्रगुहा। यानी कि जिस गुहा में मीजोडर्म होगी, यानी कि गुहा से मीजोडर्म जुड़ी हुई होती है, इसको बोलते हैं प्रगुहा। इससे युक्त प्राणी को प्रेगुईय प्राणी कहते हैं, यानी कि जैसे कि हम लोग होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें आहार नाल पाई जाती है, उनमें गुहा पाई जाती है। जैसे कि जो भोजन होता है, भोजन हमारी आहार नाल के थ्रू हमारे पेट में जाता है, पेट में उसका डाइजेशन होता है, फिर उसके बाद वो गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक ये होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर एक बॉडी वॉल होती है। यहाँ पे छोटे छोटे से ये छोटी छोटी से प्रेगुह्य प्राणी पाए जाते हैं। प्रेगुह्य जो होते हैं यानी कि सीलोमेट जो होते हैं, वो सीलोमेट छोटे छोटे से पाए जाते हैं। यहाँ पे ये एक आहार नाल है, यानी कि गेट वॉल। जो सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, प्रेगुह्य प्राणी, उनमें क्या होता है, ये कैसे प्राणी होते हैं, यानी जिन प्राणियों के बीच शरीर भित्ति व आहार नाल के बीच गुहा पाई जाती है, शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच गुहा पाई जाएगी, इन प्राणी को प्रेगुह्य प्राणी कहते हैं। यानी कि ये आते हैं एनेलिडा से कॉर्डेटा तक, यानी कि जितने भी एनेलिड्स हैं और कॉर्डेट्स हैं वो सब इसमें आते हैं। एनेलिडा टू कॉर्डेटा, यानी कि 6 से 11 संघ तक हमारे। दूसरे आते हैं हमारे कुटगुह्य प्राणी, यानी कि पिज्यूडोकोइलमेटा एनिमल्स। इसमें क्या होता है कि ऐसे प्राणी जिनमें मीजोडर्म से बना हुआ गुहा पूरा नहीं पाया जाए, कहीं कहीं पाया जाए, जैसे कि इस डायग्राम में ये मीजोडर्म से बना हुआ गुहा कहीं कहीं पाया जा रहा है, एक साथ नहीं पाया जा रहा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पिज्यूडोकोइलमेटा। तो ऐसे प्राणी जिनमें मीजोडर्म से बना हुआ गुहा पूरा नहीं पाया जाए, कहीं कहीं पाया जाए, उसे बोलते हैं कुटगुह्य प्राणी, जैसे कि एस्केल हेलमिन्थीज। अब आता है तीसरा अगुह्य प्राणी। अब अगुह्य प्राणी क्या होते हैं, यानी कि ऐसे प्राणी जिनमें कोई गुहा ही नहीं पाई जाती, अगुह्य प्राणी कह लेते हैं, जो है प्लेटीहेल्मिन्थीज। यानी कि जो हमारे प्रेगुह्य प्राणी है वो एनेलिडा से कॉर्डेटा, कुटगुह्य प्राणी हमारे एस्केल हेलमिन्थीज, और अगुह्य प्राणी हमारे प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गए।
ये आपका कोइलमेट का एग्जाम्पल है। कोइलमेट यानी कि प्रैगुए प्राणी। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना हुआ है। ये कोशिका का एक समूह बना हुआ है। इसमें प्रैगुआ हमें दिखाई दे रही है, कोइलम हमें दिखाई दे रहा है, बाह्य त्वचा हमें दिखाई दे रही है, मध्य त्वचा हमें दिखाई दे रही है और अंत्य त्वचा हमें दिखाई दे रही है। अंत्य त्वचा ये यहाँ पे जुड़ी हुई है, शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच जुड़ी हुई पाई जाती है। इसको बोलते हैं गुहा, यानी कि कोइलमेट यानी कि प्रैगुए प्राणी में ये इस तरीके से पाया जाता है। अब आता है दूसरा कुटगुह्य प्राणी। कुटगुह्य प्राणी में ये एक साथ जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता, कहीं कहीं पाए जाते हैं मीजोडर्म जो होते हैं। तो ये कुटगुह्य प्राणी का एग्जाम्पल है आपका। ठीक, अब ये आपका तीसरा अगुह्य प्राणी का एग्जाम्पल है। अगुह्य प्राणी यानी कि इसमें इसमें कोई गुहा ही नहीं पाई जाती। यानी कि फर्स्ट वाले में हम देख रहे हैं कि आहार नाल भित्ति से जुड़ी हुई है, आहार शरीर भित्ति व आहार नाल के बीच जुड़ी हुई गुहा पाई जा रही है। इसमें मीजोडर्म जो होते हैं वो अलग अलग पाए जा रहे हैं, यानी कि इस एक तरीके से जुड़े हुए नहीं है आहार नाल के साथ। अब तीसरे वाले में हम क्या देख रहे हैं कि तीसरे वाले में कोई गुहाई नहीं पाई जा रही, इसलिए इसको अगुह्य प्राणी यानी कि एक्लोमेट एनिमल्स में इस तरीके की गुहा पाई जाती है। अब देख लेते हैं जो प्राणी जगत है, प्राणी जगत को जो डिवाइड किया हुआ वो किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। अब प्राणी जगत के हमारे 5 स्तर बने हुए हैं। प्राणी जगत है, उसको संगठन के स्तर है, उसकी समिति है, उसकी प्रगुआ है, उसकी संघ है। ठीक है। अब प्राणी जगत जो, ये तो हमें पता होता है कि बहुकोशिकीय होता है। नॉर्मल सी बात है कि जितने भी प्राणी हैं, इतनी सारी कोशिकाएं उसके अंदर पाई जाती है, तो वो बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। क्योंकि प्राणी जगत में जब मेल और फीमेल आपस में संयोजन करते हैं और संयोजन करके वो क्या बनाते हैं, उनसे स्पर्म मैन से क्या होता है, मैन से जो होता है वो स्पर्म रिलीज करता है और जो फीमेल्स होती हैं वो एग रिलीज करती हैं। इनका आपस में फ्यूज़न होता है, यानी कि इनके जितने भी ये गुणसूत्र होते हैं इनका आपस में फ्यूज़न करके ये युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज में क्या होता है, युग्मनज में कोशिकाएं होती हैं जो द्विगुणित होती हैं। द्विगुणित यानी कि 2 × 2। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, आपको अपना पता चल जाएगा कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से इनमें कोशिकाएं अनगिनत होती हैं। ठीक, तो उसी आधार पर इनको बहुकोशिकीय बोला जाता है। जितने भी प्राणी हैं वो सारे बहुकोशिकीय हैं। अब संगठन का स्तर देखते हैं कि पॉरीफेरा का जो संगठन है, पॉरीफेरा का जो संगठन का स्तर है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो कोशिकीय स्तर होता है। ठीक है, यानी कि पॉरीफेरा से कहाँ तक होगा, वो टीनोफोरा तक होगा। उसके बाद फिर जो पॉरीफेरा से प्लेटी हेलमिन्थीस तक। उसके बाद एस्केल हेलमिन्थीस का जो ऊतक होता है वो अंगतंत्र अंगिस्तर टाइप का होता है, यानी कि ऊतक और अंगिस्तर टाइप का होता है। अब जो एनिलिडा से कॉर्डेटा है वो अंगतंत्र स्तर होता है, यानी कि जो मैं आपको स्टार्टिंग में पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखा रही हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, आप इसी से समझ लें। ठीक, अब इनमें जो समिति होती है, सिमिट्री, पॉरीफेरा में असम्मित प्राणी पाए जाते हैं, नाइडेरिया में अरीय समित पाई जाती है, रेडियल सिमिट्री पाई जाती है। नाइडेरिया से लेकर कहाँ तक पाई जाती है, प्लेटी हेलमिन्थीस तक पाई जाती है। अब एस्केल हेलमिन्थीस में द्विपार्श्व समिति पाई जाती है, ये कॉर्डेटा तक पाई जाती है। अब जो प्रेगुहा होती है, यानी कि प्लेटी हेलमिन्थीस में एकगुह्य प्राणी आते हैं, एस्केल हेलमिन्थीस में कुटगुह्य प्राणी आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मोलस्का में प्रगुह्य प्राणी, मोलस्का से कॉर्डेटा तक प्रगुह्य प्राणी आते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपका आज के बारे में। आज के बारे में आप अपना इतना ही क्लियर कीजिए, क्योंकि ये चैप्टर आपका थोड़ा टिपिकल है, इसलिए आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना ज़रूरी है। अगर आपकी कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे बता दें कमेंट में, मैं आपको वो क्लियर करा दूँगी। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक जो फिर वो नेक्स्ट वीडियो में अपना पढ़ेंगे हम।